वेलकम बैक फ्रेंड। तो यहाँ पर आज 18 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड 10th क्लास की मैथ की परीक्षा थी और मैथ फर्स्ट सिटिंग का यहाँ एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं तो उसकी पूरी 100% ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे आप लोग अपने आंसर का आकलन कर लेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने सही और कितने गलत किए। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सिटिंग का। जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आपका 735 इतना की माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते या इसको घटते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पर 3 5 6 7 8 9 10 फिर आपका 12 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटली नंबर जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पर 3 5 6 7 8 9 10 12। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो हमारा है वो 8 है। तो 8 है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें हमारा बीच में कौन आएगा, 7 8 आएगा। तो यहाँ पर जो है 7 + 8 / 2 यानी कि 7.5 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो पहला का ऑप्शन बी होगा सही। आई फिर लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है इसका यहाँ पर बहुलक पूछा जा रहा है 2 नंबर में। तो बहुलक हम लोग का क्या होता है, तो बहुलक जो होता है वो इसमें से सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक कौन है, यहाँ पर 9 है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा, अब देखिए इसको पेज में तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए जो अभाज्य संख्या है वो हमारा है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए गौर करेंगे तो ये जो 13 है वो 13 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 दिया हुआ है। तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो हमारा होगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य होता है। तो 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य हो जाएगा। यानी 3 गुना जो माध्यिका है वो 9 है और 2 गुना यहाँ पर 8.9 हो जाएगा। तो 9 × 27 माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 17.8 हो जाएगा। तो 17 10 27 यानी 9.2 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 9.2 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन वो देखेंगे। ये देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 19 25 का जो समांतर माध्य होगा 19 + 25 / 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर 44 हो जाएगा इसका योगफल। 44 का हमारा जो आधा है वो 22 हो गया, यानी एवरेज जो समांतर माध्य होगा वो 22 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। किसी घटना ई के लिए, देखिए घटना पी ई और पी ई नहीं दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 हो जाता है यहाँ पर पी ई और पी नहीं ई का योगफल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो 2 सिक्के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, जब भी 2 सिक्का उछालेंगे तो टोटल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, 4 परिणाम क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में हेड या दोनों में टेल या टेल हेड या हेड टेल, इस तरह से 4 परिणाम होगा। इस 4 परिणाम में 2 शीर्ष सिर्फ कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग नंबर 8 पे। नंबर 8 है हमारा, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो, यानी स्तंभ की जो लंबाई वो √3 यानी कि छाया की लंबाई की √3 गुनी, यानी छाया की लंबाई 1 है तो स्तंभ की लंबाई √3 है। ये हमारा हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो P/B यानी √3/1। तो √3/1 यानी कि √3। तो √3 10 में कितने डिग्री पे मान होता है, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी होगा, 8 का ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर में है। 9 नंबर में आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि ए और बी हो अभाज्य संख्या है तो लॉसो क्या होगा। देखिए 2 अभाज्य संख्या का लॉसो हमेशा गुणनफल हो जाता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का CAB हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ 7/6 जो है अगर इसको पॉइंट में बदलेंगे 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। संख्या, इस तरह की संख्या है तो संख्या कौन सी है ये? देखिए ये जो होता है यहाँ पर, अगर इस तरह का जब भी संख्या हो 1 3 1 1 3 1 1 1 3, ऐसा कोई संख्या नहीं होती। ये एक तरह की अवास्तविक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ये ना तो पूर्णांक है, ना परिमेय, ना अपरिमेय, ये इनमें से कोई नहीं, यानी कि अवास्तविक संख्या ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पर सह-अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? देखिए सह-अभाज्य संख्या मतलब एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या लेंगे तभी इसका मौसो हमेशा एक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। सह-अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है? एक होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो विषम पूर्णांक जब भी होगा तो वो क्या होगा? 4m + 1 के रूप का रहेगा। तभी तो यहाँ पर जो है m धनात्मक है तो 4 दूनी 8 + 1 9, ये विषम बन जाएगा। तो m 4m + 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यक जो होते हैं वो हमेशा एक होते हैं। रैखिक बहुपद की क्या होती है? शून्यक संख्या एक होती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा? इसका हम लोग गुणनखंड अगर कर लेंगे तो यहाँ पर जो है गुणनफल 10 यानी 5 दूनी 10, तो -5x + 2x और -5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें कर ले 2x को, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x ही हमारा कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेंगे तो हमारा 2x - 5 हो जाएगा, और +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा 2x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए एक जो है इसमें x यहाँ पर +1 है तो x बराबर हमारा एक -1 आ जाएगा। तो x बराबर -1 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, एक शून्यक -1 इसका यहाँ पर हो जाएगा। यह है बिल्कुल सही जवाब। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि यदि हम लोग देखिए यहाँ पर px बराबर qx × gx है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि gx का घात 2 होगा तो px बट्टे gx का घात क्या होगा, है ना? तो px बट्टे gx, तो px का घात 6 है, और जब भी हम लोग gx में भाग देंगे तो जैसे कि यहाँ पर हमारा px बट्टे gx, तो यहाँ पर इसका घात x पर पावर 6 को x पर पावर मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाग क्या होता है? पावर घट जाता है, यानी कि पावर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर पावर को 2 या 6 नहीं घटाना है, यहाँ घटाना है, यानी कि इसका पावर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। यहाँ पे 17 नंबर में शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। शून्यकों का योग होता है -b बट्टे a, तो यहाँ जो b का मान है वो -11 है, तो +11 और बट्टे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 17 का ऑप्शन सी होगा सही। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग नंबर 18 में। नंबर 18 में आपसे बोल रहा है, यहाँ पर जो सवाल है ये दिया है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर क्या होता है, दो चर है इसमें x और y, तो दो चर है, जब भी दो चर होगा तो इसका जो होगा वास्तविक हल कितना होगा? 2 ही होगा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? हल देखना है तो यहाँ पर हम लोग a1 बट्टे पहले a2 कर लिए 2/4, p1 बट्टे b2 कर लिए तो 3/6, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर हो गया। अब c1 बट्टे c2 करेंगे तो 5/15 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ 1/3 आया, यानी कि a1 बट्टे a2 ये दोनों बराबर हो गया b1 बट्टे b2, लेकिन जो c1 बट्टे c2 है वो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कोई हल इसका नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है 21 नंबर में, यदि वृत्त के यहाँ पर 21 नंबर से पहले हमारा 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? तो देखिए संगत 2 कंडीशन में होता है, एक तो प्रतिच्छेदी और एक क्या होता है? संपाती, यानी कि जब एक ही रेखा दूसरे के ऊपर चली जाती है तो इसको हम लोग संपाती। दोनों कंडीशन में जो होती है ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत कहलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नंबर 21 है, वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त अगर कोई है, इसका एक व्यास है और इसका सिरा है 2 3 है और इसका है -6 और 7 है, तो इसका केंद्र नियामक, तो केंद्र जो होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ 2 और -6 यानी -4/2 यानी -2 हो जाएगा, और 3 + 7 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है -2 और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। केंद्र का जो नियामक होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नंबर 22, देखिए त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा
ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से फिगर बन जाएगा, यानी कि बात थेल्स प्रमेय की हो रही है। ये त्रिभुज ए बी सी है और ये हमारा हो गया पी और क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या पी क्यू समांतर ये बी सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी का मान है 3, पी बी का मान है यहाँ 2, ए क्यू का मान है 6, क्यू सी का मान है x। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है ए पी बट्टे पी बी यानी कि 3/2 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी यानी 6/x। तो 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x बराबर 4 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 4 सेमी। ऑप्शन बी है इस सवाल का सही जवाब। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी ऊंचाई का अनुपात या भुजा का अनुपात एक ही होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इसका रूट ओवर कर लेंगे, 9 का रूट ओवर 3, 4 का रूट ओवर 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी है सही जवाब। 24 नंबर सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर है, तो ये देखिए दोनों का योगफल है, तो इसका मतलब पी क्यू कर्ण हो गया और ये तब आर हो जाएगा। तो कौन समकोण होगा, आर समकोण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। जब पी क्यू कर्ण होगा तो समकोण आर पर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। किसी वृत्त की दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये देखिए अगर दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी, है ना। वृत्त की क्या कहलाएगी, वो छेदक रेखा कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगर हम लोग जीवा ए बी है, ये जीवा ए बी है, ये केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर ये केंद्र पर ये कितना बना रही है, 60 डिग्री कोण बनाती है। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो देखिए ये ए है और ये बी है, इसके बीच जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री हुआ, क्योंकि ये 60 है तो ये 120, दोनों मिलकर 180 होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी इस सवाल का सही जवाब, 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, एक वृत्त पर हम जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये हम कहलाती है अनंत स्पर्श रेखाएं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए रूट अंदर 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। रूट ओवर बाहर करेंगे तो सिर्फ सेक ए बच जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी कि सेक ए। अगले सवाल पे चलते हैं 29 नंबर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोसेक स्क्वायर 57 - 10 स्क्वायर 33। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें से एक को चेंज कर देंगे, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो ये भी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा, और माइनस हमारा 10 स्क्वायर 33 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन बी है इस सवाल का सही जवाब। यहाँ देखिए cos 48 माइनस साइन 42 है। जब हम cos 48 को साइन में बदल लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा है ये हो जाएगा cos 48 के बदले हो जाएगा साइन 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू हो जाएगा 0। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए यहाँ पर 31 नंबर देखते हैं। 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिनती कर लेते हैं कि टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 संख्या है। तो 5 संख्या का माध्य 7 है, तो 5 7 योगफल 35 हो गया। अब यहाँ 4 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, 11, 9, 20, 5, 25, 4, 29। 29 इसमें माइनस कर देंगे तो 6, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए 6 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। x का मान हो जाएगा 6। अगला सवाल है द्विघात समीकरण 4x² + 4x के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति का हम लोग डी निकालते हैं, यानी b² - 4ac। तो b हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 गुना a हमारा है 4, c हमारा है 1। तो 16 - 16 हो गया तो बराबर 0। तो जब यहाँ बराबर 0 हो जाता है तो यहाँ पर वास्तविक और बराबर हो जाता है मूल, यानी कि मूल की प्रकृति वास्तविक और बराबर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमें दिया गया है यदि हमारा 3α = 90 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन अल्फा, तो सबसे पहले इसको कटा ले, यानी अल्फा 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखिए साइन 45 + थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसका जो है मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन को अगर हम लोग कॉस में बदल देंगे तो ये 90 में माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस होने के बाद ये भी बन जाएगा हमारा कॉस 45 माइनस थीटा ही बन जाएगा।
तो दोनों समान हो जाएगा यानी बराबर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। साइन को कॉस में बदलेंगे तो 45 प्लस थीटा 90 में घट के 45 माइनस थीटा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो यहाँ पर देखिए हल इसका क्या होगा, कौन सा हल होगा, तो ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। अगर x का 2 देंगे 5 दूनी 10 और 2 तिया यहाँ पर 6, तो 10 6 16 हो जाता है। और यहाँ देंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, तो 14 माइनस 12 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी x बराबर 2 और y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए है इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं 36 नंबर। देखिए ABC और त्रिभुज DEF के समरूप है और क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल इसका 49 सेमी स्क्वायर है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह इसके देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी 36 का 6 और 49 का 7, तो 6:7 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या है 37 नंबर में कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, यानी कि यहाँ भी थेल्स प्रमेय वाला कंडीशन है। ABC है, ये ABC हो गया, इसमें DE जो है वो समांतर है BC का, और AD/DB 3/5, AD/DB या 3/5 है, और AC जो पूरा है वो 5.6 है। ये पूरा कितना हमारा है 5.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ 5 पे पूरा दिया तो यहाँ भी AB को पूरा कर लेंगे तो 5 3 हमारा 8 हो जाएगा। तो AD बट्टे पूरा AB लेते हैं, यानी कि 3/8 हो जाएगा बराबर यहाँ AE। तो AE बट्टे हमें क्या लेना है पूरा, यानी 5.6। तो यहाँ से हमारा AE का मान निकालना है, तो AE का मान निकल जाएगा 38 56 यानी 0.7 हो जाएगा। तो AE बराबर 7 या 21 यानी 2.1 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 2.1 सेमी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर में। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए आप लोग समझते हैं, ये जो है त्रिज्या यहाँ पर जो है 10 सेमी है। तो ये देखिए त्रिज्या तो हमेशा बराबर होता है 10-10 सेमी, और ये 90 डिग्री केंद्र पर अगर बना रही है तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण जब भी 10-10 भुजा तो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा 10√2। जब भी दोनों भुजाएं 10-10 हो तो विकर्ण 10√2 हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 38 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारा 39 नंबर में है। देखिए यहाँ पर cos 60 है यानी 1/2 इंटू cos 30 है यानी √3/2 माइनस साइन 60 है, तो ये हमारा हो गया √3/2, और साइन 30 है तो 1/2। देखिए दोनों साइड सेम हो गया, तो सेम माइनस सेम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन सी। देखिए 0। यहाँ पर रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है, तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या हमेशा 1 होती है, इसमें कोई पावर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए 40 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है कौन सी नहीं होगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पर ये पाई तो अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय। अपरिमेय कौन नहीं, तो इसका मतलब यही अपरिमेय यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों अपरिमेय ही निकल रहा है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्यक अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो b का मान -3 यानी 3/a का मान 1, तो सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 43 नंबर में। इतना के शून्यक होंगे, यहाँ पर शून्यक निकालना है। सबसे पहले हम लोग 6 को यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6x² प्लस x हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 6 के 72, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 9x माइनस 8x और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। तो 3x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 2x प्लस 3 यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान एक आ जाएगा हमारा -3/2, और 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो 4/3 यानी -3/2 और 4/3। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी है, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इस सवाल का सही जवाब, -3/2, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 44। यदि दो संख्याओं का गुणनफल और मौसो दिया तो लौसो क्या होगा, तो लौसो दोनों संख्याओं के गुणनफल में मौसो से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 114 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब।
ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर। यहाँ देखिए सवाल है कि पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, यानी कि x+1 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, तो एक शून्य हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे। समीकरण निकाय दिया गया का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो आलेख कैसा होगा, तो इसके लिए पहले हम लोग a1/a2 करेंगे यानी 6/3, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा -2/-1 और तीसरा हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ माइनस माइनस कट गया, यहाँ 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी पहला दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, यानी कोई हल नहीं के कंडीशन में समांतर हो जाएगा। दोनों जो है यहाँ पर आलेख कैसा होगा, समांतर हो जाएगा। तो सही जवाब है 46 का ऑप्शन बी। 47 नंबर में आते हैं, देखिए ए और बी का यहाँ पर फैक्टर कर दिया गया है, लॉसो पूछ रहा है, तो लॉसो में दोनों में मिलाएंगे बड़े पावर को, तो 2 पे पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 ले लेंगे यानी 16। इसके बाद यहाँ 3 है तो 3 इसमें है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 5 दोनों में है तो एक बार यहाँ 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 16 थिया 48, 48 गुना यहाँ पर हमारा हो गया 7×5 35, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है 1750 में हम 70 घटा देंगे, 1680 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 1680 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब गुणनफल। तो लॉसो जो ए बी का होगा वो 1680 हो जाएगा। अगले सवाल पे लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे 47 नंबर हमारा हो गया है। तो अगला सवाल है 48 नंबर में, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग शून्य का योगफल निकाल लेंगे, तो 5 और -3, योगफल यहाँ पर हो जाएगा 2 और जो गुणनफल हो जाएगा 5 तिया -15। तो योगफल का चिन्ह बदल देना, यानी 2 है तो -2 और गुणनफल का चिन्ह वैसा ही रहेगा, यानी x² -2 -15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा x² -2x -15। चलते हैं 49 नंबर। इतना का सारवंतर क्या है, तो ये देखिए ये बढ़ता हुआ जा रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पर 4 4 करके बढ़ रहा है, 10 से -6 हुआ, -10 माइनस यानी 4 बढ़ रहा है, तो ये 4 इसका हो जाएगा प्लस में 4 होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का सही जवाब, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है पता करना है। ये देखिए यहाँ पर ये भी हमारा द्विघात हो जाएगा और इसको अगर हम लोग यहाँ पर हल कर लेंगे तो ये भी हमारा द्विघात हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 2x² और यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा है x² वाला हमारा माइनस खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। हल करने के बाद ये ऑप्शन सी है सही जवाब। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे। इतना अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी -b/a। तो -b/a जो है हमारा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा योगफल में, -b/a हो जाएगा सही जवाब। 52 में चलते हैं। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए दूसरा मूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है मूलों का जो यहाँ पर हमारा योगफल है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है b/a, -b/a, यानी कि 10/, हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया b/a। अब इसमें एक मूल 1/3 है, तो इसमें हम लोग योगफल में से एक मूल यानी 10/3 को -1/3 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है हो जाएगा 10 - 1 9/3। तो 3 तिया हमारा हो गया 9, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही जवाब। मूल का योगफल में हम लोग एक मूल को घटा दिए तो दूसरा मूल निकल गया, ऑप्शन डी 3 हो जाएगा इसका दूसरा मूल। आइए 53 नंबर में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो के का मान, तो वास्तविक समान होगा तो डी बराबर 0, यानी डी हमारा है 6k b² -4ac, यानी 4 × 4 × 9, तो 16 × 144 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 6 का स्क्वायर 36k² बराबर हो गया 144, तो 36 से 4 बार में हमारा कट गया, k² बराबर 4, तो k बराबर √4, यानी कि यहाँ पर +-2। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 या -2, ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 50 जो है हम लोगों का 4 नंबर है। मूलों का गुणनफल यहाँ पर मांगा जा रहा है इसका, तो c/a, तो c/a यानी 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर समांतर श्रेणी में तो x का मान क्या होगा। देखिए जब भी समांतर श्रेणी में होता है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस दोनों का जो यहाँ पर जो ये माध्य होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर बीच वाला होता है। कहने का मतलब है कि x + 2
और प्लस 4x प्लस 1 बटे यहाँ पर जो होता है 2 बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ पर हमारा 4x 5x हो गया प्लस 3 बराबर 6x। तो 6x में यानी 5x घटा देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर x का मान 3 रखेंगे तो 5, यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 चौके 12 1 13, तो 5 4 9 4 13 हमारा हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो ये घटता जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है 4 4, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही जवाब 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, -4, क्योंकि ये घटता ही जा रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर जो हमारा सवाल है, अब अगला सवाल है समांतर श्रेणी का 12वां पद। तो 12वां पद का मतलब होता है a + 11d। तो a हमारा है 14 प्लस यहाँ जो हमारा d हो जाएगा, तो 14 से 9 यानी 5 5 माइनस हो रहा है यानी -5, तो 14 - 55 हो जाएगा। तो 14 - 55 यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा -41। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, -41 हो जाएगा इसका 12वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते थे। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद सारवंतर इतना दिया हुआ है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। प्रथम 10 पदों का योगफल यहाँ पर, तो यहाँ देखिए जैसे कि इसका सूत्र हो जाएगा n/2, यानी 10 पद है तो 10/2। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2a यानी 13 दूनी 26 प्लस n-1 यानी 10 - 1 9, n-2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूत्र। तो यहाँ 2 पंचे हमारा 10 कट गया 5 और 26 - 36, तो यहाँ पर 26 - 36 हो गया हमारा माइनस यहाँ पर 10, तो 5 दाई -50। ऑप्शन बी हो गया इस सवाल का सही जवाब, ये हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना है से दूरी 5 है, तो वो कौन सा होगा। यानी देखिए y अक्ष पर जो बिंदु होता है वो हमारा होता है y अक्ष पे x का मान 0 यानी 0y। तो 0y एक बिंदु है और एक बिंदु हमारा 4 2 है। इसके बीच का दूरी कितना है हमारा 5 है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा x2 - x1 यानी 4 हो गया, और y2 - y1 प्लस यानी कि 2 - y है ना, तो y1 - y2 का स्क्वायर का रूट ओवर बराबर हमारा दूरी 5 है, तो रूट ओवर इधर आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूरी 5 है तो इसका स्क्वायर हमारा हो गया 25। तो 25 यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है सिंपल ही है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑप्शन से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर देखिए वाई एक्स पर बिंदु कोई भी होगा तो वाई एक्स पे एक्स 0 होता है, तो 0 वाला यहाँ सिर्फ ऑप्शन बी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट समझ गए होंगे। देखिए यदि आर इतना, ए इतना और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, तो ये जैसे देखिए 6 और 4, तो इसका आधा 5 हो गया, और 5 और यहाँ पे कितना होगा तो आधा 6 होगा, तो 7 हो जाएगा, यानी y का मान 7 होने से तब यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 61 नंबर देखते हैं कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मूलों का योग यानी -b/a और मूलों का गुणनफल यानी c/a कट गया यानी -b/c, तो -b यानी 12 हो जाएगा हमारा, और c जो है वो 18 हो जाएगा। तो 12 यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ये था हमारा मूलों के गुणनफल योग और गुणनफल का अनुपात। आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो देखिए b² - 4ac = 0, तभी मूल बराबर होता है ना। तो b² बराबर हमारा क्या हो गया 4ac हो गया, तो c बराबर हो गया b²/4a। तो b²/4a हमारा कहाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो 62 नंबर तक हो गया हमारा 63। y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो जब y का वैल्यू दिया होगा तो वो x के समांतर हो जाता है, x अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में वही होगा जिसका दोनों मान माइनस में हो, ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए चलते 65 नंबर में, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल का सूत्र हमारा हो जाता है ऑप्शन सी n/2 2a + n-1 इंटू डी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आते हैं हम लोग 66 नंबर पे, समांतर श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद यानी a प्लस हमारा 9d हो जाएगा, a हमारा 2 है प्लस 9 गुना d हो जाएगा यानी 5 5 5 बढ़ रहा है, तो 9 × 5 = 45, 2 हमारा 47,
यानी कि 10वां पद यहाँ पर 47 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी। 67 नंबर में कहा nवां पद क्या होगा, तो nवां पद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा जो d का मान है वो हमारा -5 है, तो -5 किस में दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बी है 19 - 5n हमारा जो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। nवां पद 19 - 5n हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन 68, इतना के 10 पदों का योगफल निकालना है, तो 10 पदों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 पदों का योगफल यानी n/2 हमारा हो जाएगा, पहले n/2 यानी कि 5, तो n का मान यहाँ 10 है, तो 2a यानी 2 दूना 4 प्लस n-1 यानी कि 9 गुना यहाँ पर d यानी कि 5, तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 गुना 9 × 5 = 45, 4 49, 49 × 5 = 245, 245 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग 69 नंबर। ax² + bx x का मान यानी मूल क्या होता है, मूल होता है -b ± √d/2a, तो कौन सा सही है, b² - 4c/2a, ये हमारा हो जाएगा सही जवाब -b ± √d/2a, क्योंकि जो d होता है वो b² - 4ac होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा a गलत होगा, c सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं 70 नंबर पे कि बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी यानी x2 - x1, 15 में 9 घटाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो बराबर 10 का स्क्वायर यानी 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले यहाँ पर सवाल पे हम लोग। अगला सवाल हमारा है 71, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा p/b यानी h बराबर इसका 5 हो जाएगा, तो sin थीटा यानी p/h तो 4/5 प्लस cos थीटा b/h यानी 3/5, तो 4 3 यहाँ हो गया 7/5, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं 72 नंबर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए कोसेक थीटा जो हमारा हो जाता है वो होता है 1/sin थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा है वो हो जाता है हमारा cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग गौर करेंगे तो ऊपर 1 - cos थीटा आएगा, इसलिए हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ज़्यादा यहाँ पर सॉल्व करने की आवश्यकता इसको नहीं है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई होता है θ/360 × πr, है ना, θ/360 × πr, लेकिन अगर यहाँ पर θ/360 देंगे तो 2πr, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी θ/360 × 2πr, ये ऑप्शन बी है इस सवाल का सही जवाब। आगे चलते हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर, sec 11 बाई cosec 79, तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा sec 11 है, cosec को sec में बदलेंगे तो ये भी हमारा 90 में घट के 11 हो जाएगा, दोनों कटने से 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। आइए अगले सवाल पे चलते हैं 75, एक पहिए का व्यास है 40 सेमी, 176 सेमी दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा, तो टोटल दूरी 176, एक चक्कर में होता है 2πr, तो 2π का मान हमारा हो गया 22/7, और r जो यहाँ पर व्यास है 40, तो r हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है कितना चक्कर लगाना होगा, तो चक्करों की संख्या यानी कि जो ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से भाग कर देना होगा, तो यहाँ पर 20 से कम 20, पंचे यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ऊपर 176 गुना 7 × 5 = 35 हमारा ऊपर चले जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 22 गुना 2, तो 22 × 8 = 176 हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 35 चौके 140 यानी 140 चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तो 75 का ए है सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग 76 पे, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² h हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 1/3 πr² h हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं 77, बेलन का व्यास दिया गया है, तो r यहाँ पर है 28, 14 हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर है 20, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना h + r मिलके 14 और 20 हो जाएगा 34, तो 7 दूनी यहाँ पर 34 हो जाएगा हमारा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये देखिए गुना कर देंगे, यानी हमारा जो जाएगा 34 दूनी 68 गुना हमारा हो जाएगा यहाँ पर 44, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको 70 से 7 × 28 के 8 हाथ में बच जाएगा, यहाँ पर 2 7 × 28 2 30, तो यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 3000 तो 2992, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब।
आगे चलते हैं हम लोग 78 में। यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए आयतन में यहाँ पर क्या होता है, गोले में r का क्यूब होता है, तो अगर 3 गुना किए तो 3 का क्यूब तो बढ़ जाएगा, यानी 27 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो 27 गुना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या 3 गुनी करेंगे तो आयतन 27 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 79 में घन का विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घन का विकर्ण होता है भुजा √3, इसका मतलब भुजा यहाँ पर 6 हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² यानी 6 गुना 6 का स्क्वायर यानी 6 का क्यूब 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं हमारा 80 नंबर जो सवाल है वो है यहाँ पर किसी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL, ये 800 यहाँ पर 80 दे दिया गया, और r यहाँ पर 14 सेमी, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी 22/7 गुना r हो गया 14, तो l यहाँ पे निकालना है इक्वल टू हमारा 880 हो गया, तो 7 दूनी यहाँ पर 14 हो गया, तो 22 चौके 88 यानी 40 हो गया, 2 से हमारा ये 20 बार में कट गया, तो l हमारा 20 सेमी हो गया। ऑप्शन बी हो गया इस सवाल का सही जवाब, 20 सेमी, 20 सेमी l हो गया। 81 में चलते, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है 4 पाई, तो परिधि क्या होता है हमारा 2 पाई r होता है बराबर 4 पाई है, r का मान निकालना है, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया, तो r बराबर हमारा 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, हमारा यहाँ पर है 82 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल हो जाएगा 82 नंबर में 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो कुल परिमिति हमारा क्या होता है पाई r प्लस 2r होता है। तो पाई r यानी कि 6 सेमी त्रिज्या है, तो पाई r 6 पाई प्लस 2 छक्के 12, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन यहाँ पर हमारा है, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, पाई प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल आते हैं 83 नंबर। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है? तो चाप की लंबाई का सूत्र होगा θ/180 इंटू पाई r 22/7, और जो r का मान है वो यहाँ पर हमारा कितना है, r का जो मान है वो हमारा है 21, तो 7 तिया यहाँ पर 21 कट जाएगा, 60 तिया 180, 3 3 कट जाएगा, यानी कि 22 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो 84 नंबर में आते हैं। 2 घनों का आयतन दिया हुआ है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयतन है तो भुजा 1:3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1:9, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है 85 नंबर। बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई, ऊंचाई दी गई है, संपूर्ण पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और जो संपूर्ण पृष्ठ और हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h का अनुपात निकालना। तो 2 पाई r यहाँ से कट गया, तो h प्लस r यानी कि 80 20 100, और नीचे हमारा h है वो है 20, तो 20 पंचे 100 यानी 5:1। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:1। अगले सवाल पे आते हैं 86 नंबर पे। 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते और या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि छोटा हमारा क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 को ले लिए। अब इसके बाद हमारा 8 है तो 8 को ले लिए। इसके बाद हमारा 9 है तो 9 को ले लिए। इसके बाद हमारा 10 है तो 10 को ले लिए। इसके बाद हमारा 11 है तो 11 को ले लिए। इसके बाद हमारा 12 है तो हम 12 को भी ले लिए। और इसके बाद हमारा 15 हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो है निकल गया। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 7 यानी बीच में कौन सा आ गया 10। ऑप्शन ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 10। 10 है सही जवाब माध्यिका। अगले क्वेश्चन में चलते, इसका बहुलक क्या होगा? तो कौन सा चीज़ ज़्यादा नजर आ रहा है? तो गौर करेंगे तो 50 50 50 50 हमारा 3 बार है, बाकी कोई भी 3 बार नहीं, तो 50 ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो नहीं होने की प्रायिकता जैसे कि 1 में माइनस कर देते हैं होने की प्रायिकता, यानी कि 1 - p। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल में लोग चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं 90 नंबर। 2 पासे को जब एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों पर 5 आने का प्रायिकता तो एक ही बार हो सकता है, दोनों पर 5 है ना। तो एक देखिए एक हमारा ये हो जाएगा दोनों पर 5, तो 1 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/36 हमारा हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर तो अगला सवाल है 91 में। बिंदु 2 दिया गया, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p दिया गया, तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, यानी 6 - 2 4/2 यानी कि 2।
और उसके बाद हमारा ये -5 और 11, 11 में 5 गया 6 का आधा 3, यानी कि जो P है इसके जगह पे 3 आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं 92। तो -6 -7 का कोटि क्या होगा? -6 -7 का कोटि जो होता है तो भुज और कोटि, तो बाद वाले को कोटि कहते हैं, यानी -7 यहाँ पर हो जाएगा इसका कोटि, y को कोटि कहते हैं। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष पे y बराबर क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पे हमेशा y बराबर क्या होता है? 0 हो जाता है। 93 94 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो इसको अगर हम लोग देखिए, इसको अगर सेक स्क्वायर थीटा और इसको अगर कॉट को हम लोग बदल देते हैं 10 में, तो 10 स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा, तो सेक माइनस 10 = 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आइए 95 में चलते हैं। इसका दिया तो केंद्रक का नियामक क्या होता है? तो केंद्रक का नियामक होता है x1 + x2 + x3/3 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13 घटा 1 12/3 हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए 4 हमारा कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, पूरा बनाने का भी जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 96 में है, जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेमी, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिमिति हमारा होता है πr + 2r। तो यहाँ पर हमारा πr यानी 22/7 जो है, यहाँ पर हमारा हो गया 22/7 गुना 7 और प्लस 2r, यानी r यहाँ पे 7 हो गया, 2 गुना 7, तो 7 7 हमारा कट गया, तो यहाँ पर हो गया 22 + 7 दूनी 14, तो 36 हो जाएगा जोड़ के, यानी ऑप्शन ए हो गया इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। 91 1 + कॉट स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1 + कॉट स्क्वायर, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे थीटा है, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 99 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या होता है, जब भी आपका देखिए 10a × 10b, तो a + b मिलकर अगर 90 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 80 10 का 1 हो गया, 75 15 हो गया 90, तो उसका ही मान 1, तो इसका मान फाइनली 1 × 1 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल यहाँ पर 100 नंबर और आखिरी जो सवाल है, tan θ = √3, तो 10 में √3 60 डिग्री पे होता है, तो सेक थीटा पूछा जाएगा, यानी सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ये 100 क्वेश्चन थे फर्स्ट पाली के, जो कि यहाँ पर हमने पूरी तरह से ऑथेंटिक सॉल्यूशन करके आप लोगों को मैंने पूरी तरह से यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे अपना पूरा उत्तर का आकलन कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और ऑथेंटिक सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है तो विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लगातार इस चैनल पर बने रहे, ताकि इस तरह की जो आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए फिर यहाँ पर लगातार इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी समय से मिल सके। तो इसी तरह का वीडियो हम लगातार आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।